जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केडी स्टडी बाई राजा पर। आप जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हैं, मैं आज आपके लिए एक इतिहास की नई क्लास लेके हाजिर हूं। और ये जो क्लास होगी इतिहास की, हमारी एकदम पहली क्लास होगी। इससे पहले आपकी कोई भी क्लास इतिहास की इस चैनल पे नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको शुरू कराने की एक नई सीरीज शुरू की गई है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए हिस्ट्री की नई क्लास लेके आया हूं। तो जुड़ जाइए आप लोग हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़ जाइए केडी स्टडी बाई राजा से। और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो थंबनेल आप लोग देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, यानी हम इतिहास में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? मुगल एम्पायर को पढ़ने जा रहे हैं, मुगल साम्राज्य को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो इतिहास है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उसमें जो पहला है वह है प्राचीन इतिहास। ठीक है। दूसरा जो भाग है, सेकंड पार्ट है, वह कौन सा है? मध्यकालीन। इतिहास। और तीसरा जो है दोस्तों वो कौन सा है? आधुनिक इतिहास। तीसरा कौन सा है? आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत भी आप इसे बोल सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे किससे? मध्यकालीन इतिहास से, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास हम शुरुआत तो आधुनिक भारत से करना चाहते थे, लेकिन आधुनिक भारत को थोड़ा समझने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए किसकी? मध्यकालीन भारत की। और मध्यकालीन भारत की आपको जानकारी होगी तब जब आप इसे पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो मुगलों को शुरू करते हैं। मुगलों को हम पहले पढ़ते हैं। तो आप इसमें देखिए, पहला जो मुगल रूलर है जिसका नाम है बाबर, और बाबर का जो भारत में शासन रहा है वह 1526 से लेके 1530 तक। कब तक रहा है? 1526 टू 1530, 1526 से लेके 1530 तक बाबर का भारत में शासन रहा है। दूसरा, बाबर के अगर जन्म की बात की जाए तो बाबर का जन्म कहां पे हुआ था? तो आप लोग याद रखें कि बाबर का जन्म हुआ था फरगना में। और दोस्तों, फरगना जो पड़ता है यह उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? उज्बेकिस्तान। ठीक है। बाबर का जन्म हुआ था, वह हुआ था 14 फरवरी 1483 को, फरगना में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। बाबर के पिता का नाम, बाबर के जो पिता का नाम था वह था उमर शेख मिर्जा। दूसरा, बाबर की माता का नाम, बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खां। मां का नाम क्या था? कुतलुग निगार खां, यह बाबर की माता का नाम था। दूसरा, बाबर जो था यह पितृ पक्ष से या पिता पक्ष से जो था यह तैमूर लंग का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर लंग का वंशज था। और तैमूर लंग की ये जो हुआ करता था वो 5वीं पीढ़ी था। कौन सी पीढ़ी? 5वीं पीढ़ी था बाबर तैमूर लंग की। ठीक है। दूसरा, बाबर जो था यह मातृ पक्ष से यानी माता की तरफ से
चंगेज खान का वंशज था। किसका वंशज था? चंगेज खान का वंशज था। दूसरा, और चंगेज खान की यह 14वीं पीढ़ी हुआ करता था। कौन? बाबर। ठीक है। दूसरा, बाबर का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जो था वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका क्या था? कंप्लीट नेम था, पूरा नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबर जो प्रसिद्ध था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? बाबर प्रसिद्ध था एक लुटेरे के रूप में। किसके रूप में? एक लुटेरे के रूप में प्रसिद्ध था। बाबर का यह था कि बाबर ने जिस पर भी आक्रमण किया उसको हराया। हराने के बाद वहां पे लूटपाट की और वहां से बाबर फिर वापस हो जाया करता था अपने देश के लिए। तो बाबर की ऐसी ख्याति बन चुकी थी कि बाबर को लूटपाट ही करनी थी। तो ऐसे ही करके बाबर ने 1501 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा। 1501 में बाबर ने एक युद्ध लड़ा और यह कौन सा था? सर-ए-पूल। सर-ए-पूल का युद्ध। ठीक है। और सर-ए-पूल जो है ये कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। सर-ए-पूल कहां पे है? उज्बेकिस्तान में। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था सैबानी खां। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? शैबानी खां। सैबानी खां। और दूसरा तो आप लोग जानते ही हैं, दूसरा कौन है? बाबर। ये इन दोनों के बीच में ये युद्ध हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में सैबानी खां जीत जाता है और बाबर इस युद्ध में जीत नहीं पाता। बाबर को इस युद्ध में हार नसीब होती है। ठीक है। लेकिन बाबर एक वॉरियर था, बाबर एक योद्धा था, बाबर हारने वाला इतनी जल्दी नहीं था। आगे बाबर ने 1504 में दोस्तों आक्रमण किया। किस पे? काबुल पर आक्रमण किया और 1504 में इसने काबुल को जीत लिया। बाबर ने 1504 में आक्रमण किया किस पे? काबुल पे। और काबुल को यह क्या करता है? जीत लेता है। काबुल को जीतने के बाद बाबर ने 1507 में बाबर ने एक उपाधि धारण की। क्या किया? बाबर ने एक उपाधि धारण की और उपाधि किसकी थी दोस्तों? पादशाह। कौन सी उपाधि धारण की थी बाबर ने? पादशाह की उपाधि धारण की थी। जबकि कुछ लोग इसे बताते हैं कि बाबर ने, कुछ इतिहासकार, बादशाह की उपाधि ली थी। एक्चुअल में बाबर ने किसकी उपाधि ली थी? पादशाह की। बादशाह की उपाधि नहीं ली थी। हालांकि बादशाह भी इसे क्या किया जाता है? बताया जाता है। दूसरा, बाबर ने जब इस काबुल को जीत लिया तो काबुल को जीतने के बाद बाबर ने सिक्के जारी किए थे। क्या जारी किए थे? सिक्के। और उन सिक्कों का नाम था शाहरुख। क्या नाम था उनका? सिक्कों का नाम था शाहरुख। और ये जो शाहरुख नामक सिक्के थे, ये किसके सिक्के थे? ये चांदी के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? चांदी के। ये बताया जाता है कि बाबर बहुत लिबरल था, उदार था, तो उसने काबुल को जीतने के बाद प्रत्येक काबुल वासी को एक चांदी का सिक्का दिया और उस चांदी के सिक्के का नाम क्या था? शाहरुख नाम था। ठीक है। इसके बाद बाबर के आक्रमणों की बाबर ने जो भारत पे आक्रमण किए वो कब किए? आप लोग देखिए। बाबर ने 1519 में, बाबर ने 1519 में भारत पे बाजौर पे, कहां पे? बाजौर पे। और बाजौर कहां पे है? पंजाब पर आक्रमण किया। और बाबर ने 1519 में ही दूसरा आक्रमण किया था भेरा। कहां पे किया था? भेरा। और ये भी कहां पे है? पंजाब में। ठीक है।
तो बाबर के भारत पे आक्रमण 1519 में हुए हैं। पहला बाजौर पे हुआ है, दूसरा आक्रमण किस पे हुआ है? भेरा पे हुआ है। एक जनजाति थी, उस जनजाति के विरुद्ध ये बाबर के क्या थे? आक्रमण थे। क्या आक्रमण थे, ठीक है। इसके बाद होता क्या है? अब इस समय जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो उसी दौरान भारत में दिल्ली पे एक शासक था। इसी दौरान, या ऐसे बोल सकते हो, दिल्ली में जो वंश शासन कर रहा था उस वंश का नाम था लोदी वंश। और इस लोदी वंश का दिल्ली में जो रूलर था, शासक था, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इसका नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। और इसी इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। जिसका नाम क्या था? दौलत खां लोदी। और दौलत खां लोदी जो था वो क्या था? चाचा था किसका? इब्राहिम लोदी का। और दौलत खां लोदी जो दोस्तों ये जो था, यह क्या था? ये गवर्नर था। और गवर्नर कहां का था? पंजाब का। तो दौलत खां लोदी ने सोचा कि क्यों ना इब्राहिम लोदी को हटाया जाए या मरवा दिया जाए, जिससे दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली हो जाएगी और मैं दिल्ली का क्या बन जाऊंगा? राजा बन जाऊंगा। तो यह बताया जाता है कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। और आमंत्रित किसने किया था? पहला एक व्यक्ति था जिसका नाम था, मैं बता चुका हूं आपको, दौलत खां लोदी। और दोस्तों दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जो थे, यह कौन से वंश के थे? तो यह सिसोदिया डायनेस्टी, सिसोदिया वंश के शासक थे। कौन? महाराणा सांगा, ठीक है। यह बताया जाता कि इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। अब जब बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया, तो बाबर ने भारत में आने के साथ युद्ध लड़े। और उसी में जो पहला युद्ध था वो कौन सा युद्ध था? ये युद्ध आप लोग यहां से याद रखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो सकता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है, ये कब हुआ है? 1526 में पानीपत का यह प्रथम युद्ध हुआ है, ठीक है। दूसरा, पानीपत का युद्ध ये किसके बीच में हुआ? तो आप लोग ये भी याद रखें, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है बाबर के बीच में। और किसके बीच में हुआ है? इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में हुआ है? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब इस युद्ध में इब्राहिम लोदी क्या करता है? हार जाता है। और इब्राहिम लोदी को हराने के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी को वहीं पानीपत के मैदान में मार दिया, ठीक है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जो युद्ध लड़ते हुए
मैदान में जो युद्ध लड़ते हुए मैदान में मारा गया। ठीक है, इससे पहले दिल्ली सल्तनत का कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसने युद्ध लड़ा हो और वह मैदान में मारा गया हो। कौन है ऐसा? ये बाबर है पहला, सॉरी इब्राहिम लोदी है पहला। दूसरा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने? बाबर ने किसका प्रयोग किया है? तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाने का प्रयोग किया। आप लोग कहेंगे कि तोप खाने का प्रयोग तो पहले भी हो चुका है। सीधी सी बात है कि बाबर से पहले भी तोप खाने का प्रयोग हुआ, लेकिन तो बाबर ने फिर क्या नया काम कर दिया? आप लोग समझ लीजिए। बाबर ने नया काम यह किया कि बाबर से पहले जो तोपों का प्रयोग किया जाता था, उन तोपों से बड़े बड़े गोले निकलते थे। किसके गोले? पत्थर के गोले। और पत्थर के गोलों का जो प्रयोग किया जाता था वो किसी भी किले की दीवार को तोड़ने के लिए किया जाता था। लेकिन बाबर ने जब पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया तो बाबर ने पहली बार बाबर की तोपों से आग के गोले निकले। इसीलिए यह बताया जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया। दूसरा, बाबर की जो तोपें थी, उन तोपों को चलाने वाले प्रसिद्ध तोपची यानी फेमस जो गनर थे, वो कौन थे? तो उनका नाम देख लीजिए। बाबर के प्रसिद्ध तोपची यानी फेमस गनर्स ऑफ बाबर। फर्स्ट, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। बाबर की जो तोपों को चलाने वाले व्यक्ति थे, दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम क्या था? मुस्तफा। ठीक है। तीसरा, एक और पानीपत के युद्ध से संबंधित फैक्ट, ये भी देख लीजिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे हैं कि किस पद्धति का प्रयोग किया है। तो याद रख लीजिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। अब ये तुलगमा पद्धति थी क्या, इस पे चर्चा करते। तुलगमा पद्धति जो है, इसको अगर बोला जाए तो यह है घेर कर मारने की नीति। क्या है? यानी अपने दुश्मन को घेर लिया जाएगा और घेर के उसे क्या किया जाएगा? मार दिया जाएगा। ठीक है, तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया, यानी अपने दुश्मन को, किसे? इब्राहिम लोदी को घेर लिया और उसे क्या किया? पानीपत के मैदान में मार दिया। क्या होता है, थोड़ा ये भी देख लीजिए कैसे मारा जाता है। देखिए, ये जो सेना है, ये सेना रहेगी किसकी? बाबर की सेना। और इधर साइड जो सेना है, ये किसकी सेना? मान लीजिए इब्राहिम लोदी की सेना। ठीक है। दूसरा, ये बाबर ने क्या किया कि बाबर के पास तोपें थी, तो बाबर ने जमीन में गड्ढा कराए और गड्ढा कराने के बाद उस गड्ढे में रख दिया गया किसे? तोपों को, जिससे कि आगे आने वाली सेना को वह तोपें दिखाई न दें। ठीक है, तो यहां ये बाबर की तोपें लगी हुई हैं,
और तोपों को गड्ढों में रख दिया गया। इसके बाद इन तोपों के पीछे बाबर की रहती थी पैदल सेना। कौन सी सेना रहती थी? पैदल सेना, यानी इन्फेंट्री। ठीक है। और फिर पैदल सेना के पीछे रहता था बाबर और पीछे से अपनी सेना को लीड करता था। दूसरा, यहां बाबर के जो घुड़सवार सैनिक थे, जिसे कैवालरी बोला जाता है, बाबर के यहां पे घुड़सवार सैनिक रहा करते थे। इस तरफ भी बाबर के कौन से सैनिक थे? घुड़सवार। अब अगर लोदी की बात की जाए तो लोदी के पास तोपें तो थी नहीं। इब्राहिम लोदी के पास क्या था? इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि यहां पे सबसे पहले अपनी सेना के आगे लगाया उसने जो सैनिक हाथियों पे बैठ के लड़ा करते थे। ठीक है। इसके बाद फिर यहां पे उसकी इन्फेंट्री रहती थी, पैदल सेना रहती थी, और यहां पे उसके घुड़सवार रहा करते थे। कौन रहा करते थे? घुड़सवार। किसके? इब्राहिम लोदी के। युद्ध होता है, युद्ध शुरू हुआ और यहां जो तोपें थी उन तोपों से गोले निकलने शुरू हुए। अब जब गोले निकलने शुरू हुए तो वह इब्राहिम लोदी के हाथियों के ऊपर गिरने लगे। किसके ऊपर? इब्राहिम लोदी के हाथियों के ऊपर वह गोले गिरने लगे। अब जब वह गोले गिरने लगे तो हाथियों ने क्या किया कि पीछे हटना शुरू किया। जो हाथी थे वह वापस होने लगे और वापस उसकी पीछे जो थी उसकी पैदल सेना थी, जो पैदल सैनिक थे जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। तो अपने हाथी मारे जा रहे हैं और अपने हाथी पीछे हट रहे हैं, तो अपनी सेना को कुचल रहे हैं, अपनी सेना को मार रहे हैं। यह घटना घटी किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा, इसके जो घुड़सवार थे, इन घुड़सवारों ने यहां से पीछे से आके इब्राहिम लोदी को क्या किया? घेर लिया। और जब इब्राहिम लोदी को घेर लिया गया तो घेर कर इब्राहिम लोदी को मार दिया गया। और इब्राहिम लोदी ऐसा पहला शासक है जो युद्ध लड़ते हुए मैदान में मारा गया। मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई जितना पढ़ा है कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना डाउट कमेंट में छोड़ सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, व्हाट्सअप कर दीजिए। जो आपका डाउट है, आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त हो चुका है। अब बात करते हैं बाबर के एक और युद्ध की। तो बाबर का एक और युद्ध कौन सा है वो देखिए आप लोग। बाबर का दूसरा युद्ध होगा 1527, 1527 में बैटल ऑफ खानवा। कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। और खानवा कहां पे पड़ता है? तो याद रख लीजिए, खानवा पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। अब यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? यह हुआ है बाबर के बीच में। किसके बीच में? बाबर और दूसरा राणा सांगा। ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को क्या किया? हरा दिया। लेकिन हार ऐसी नहीं हुई है आसानी से, वो भी समझ लीजिए आप कैसे हार हुई है, क्या हुआ है। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जो खानवा का युद्ध है यह राणा सांगा का 50वां युद्ध था। कौन सा युद्ध था? 50वां युद्ध था। यानी खानवा के युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने 49 युद्ध जीत लिए थे। तो बाबर के सैनिकों को लगा कि जो 49 जीत सकता है वो 50वां भी जीत जाएगा, और 50वां अगर जीतेगा तो नरसंहार मचाएगा, उसके बाद ही जीतेगा, और नरसंहार में हमारी जान चली जाएगी। तो बाबर की सेना हताश होती है। बाबर के सैनिकों ने महाराणा सांगा के सामने लड़ने से मना कर दिया। अब बाबर ने सोचा कि महाराणा सांगा के सामने लड़ने से सैनिकों ने अगर मना कर दिया और अगर इस युद्ध को राणा सांगा जीत जाता है तो आज तो खानवा की बात हो रही है, कल ये सीधा काबुल पहुंचेगा, काबुल में जाके मारेगा। तो बाबर ने सोचा कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद से महाराणा सांगा को इस युद्ध में हराना होगा। तो हराने के लिए बाबर ने सोचा कि किया जाए। तो बाबर ने सोचा कि हमारे जो सैनिक हैं जिनका उत्साह कम हो चुका है, जिनमें साहस की कमी हो चुकी है, उनमें जोश भरा जाए, उन्हें साहस दिलाया जाए।
तो साहस दिलाने के लिए बाबर ने क्या किया कि बाबर ने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? जिहाद का नारा। बाबर ने यह कहा कि अगर आप इस युद्ध को लड़ोगे और लड़ते हुए मारे गए आप, तो आप इस्लाम की रक्षा करते हुए मारे जाओगे। यानी ये जो युद्ध हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? इस्लाम की रक्षा के लिए। और इस्लाम की रक्षा करना तुम्हारा क्या है? कर्तव्य है। और जब बाबर ने ये बातें अपने सैनिकों से कही तो उसके सैनिकों में उत्साह भर जाता है। उसके सैनिक जो युद्ध के लिए मनोबल जिनका टूट चुका था, वो युद्ध लड़ने के लिए फिर से खड़े हो जाते हैं। जिहाद का नारा दिया। दूसरा, बाबर ने और क्या किया? बाबर ने शराब पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। उसने कहा कि अब ना तो कोई दरबार में शराब पिएगा और ना ही मैं शराब पीऊंगा। तीसरा, बाबर ने और क्या काम किया कि एक टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स का नाम था तमगा कर। उसका नाम क्या था? तमगा कर। अब ये तमगा लिया किससे जाता था? तो ये भी याद रख लें आप, ये तमगा लिया जाता था मुस्लिम व्यापारियों से। किससे? मुस्लिम व्यापारियों से। बाबर ने कहा कि अब हम किसी से भी तमगा नहीं लेंगे। मुस्लिम जो थे वो और ज्यादा जोश में आ जाते हैं और वो युद्ध लड़ने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। और युद्ध होता है और इस युद्ध में महाराणा सांगा की आंख में एक भाला लगता है और भाला लगने के बाद वो हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ रहे थे और उसी हाथी की पीठ पे वो गिर जाते हैं। तो उनके हाथी को ये लगता है कि राणा सांगा मारे गए, तो हाथी वहां से भाग जाता है महाराणा सांगा को लेके। बाबर ने पीछा किया लेकिन बाबर पकड़ नहीं पाया। तो महाराणा सांगा छिपकर जंगलों में रह रहे थे और महाराणा सांगा का यह था कि बाबर अगर किसी भारतीय राजा पे आक्रमण करेगा तो मैं बाबर पे पीछे से आक्रमण करूंगा, बाबर को उस युद्ध में हराने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। लेकिन होता क्या है कि राणा सांगा का एक बहनोई बाबर से मिल जाता है और मिलने के साथ राणा सांगा की जो रहने की जगह थी, जो स्थान था, उसने वह बाबर को बता दिया। बाबर वहां पे अपनी सेना लेके पहुंचता है और सेना के साथ बाबर ने महाराणा सांगा का क्या कर दिया? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाबर का जो सेनापति था उसका नाम था मीर बाकी। यानी 1528 में 1528 में बाबर का सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर बाकी। मीर बाकी ने क्या किया? अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। जिसका नाम क्या था? बाबरी मस्जिद। ठीक है। दूसरा, आप लोगों को पता ही होगा कि 6 दिसंबर 1992 में इस बाबरी मस्जिद को क्या किया गया? 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। अब इसी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया। तो जांच करने के लिए जो आयोग बनाया गया था उस आयोग का नाम क्या है? लिब्राहन आयोग। क्या नाम है उसका? लिब्राहन आयोग। और इस लिब्राहन आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी दोस्तों? 2008 में। ठीक है। तो यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ रही होगी। आगे 2 युद्ध बाबर लड़ चुका है, पानीपत का और खानवा का। बाबर के आगे चल के हम तीसरे युद्ध की बात करेंगे। तो 1528 में बाबर ने युद्ध लड़ा। कौन सा? बैटल ऑफ चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया है? तो ये देख लीजिए आप, बाबर और दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था मेदिनी राय। जिसका नाम क्या था? मेदिनी राय। और चंदेरी जो है ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में। चंदेरी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। यह युद्ध होता है
कौन सा, किसके बीच में हुआ? मेदिनी राय के बीच में और बाबर के बीच में। इस युद्ध में कौन हार गया? इस युद्ध में हार गया मेदिनी राय। दूसरा, जब मेदिनी राय इस चंदेरी के युद्ध में हार जाता है तो इस युद्ध में बाबर ने फिर से जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। दूसरा, ये जो चंदेरी का युद्ध था, इसका याद रख लीजिए, यह जल और थल दोनों में लड़ा जाने वाला, यह जल और थल दोनों में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। ठीक है, कौन सा युद्ध था? जल और थल में लड़ा जाने वाला पहला युद्ध था। आगे इसके बाद 1529 1527 में बाबर ने एक और युद्ध लड़ा, और वो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध। और घाघरा कहां पे पड़ता है? बिहार में। कहां पे है? बिहार में। ये किसके बीच लड़ा गया? तो याद रख लीजिए, यह बाबर और दूसरा व्यक्ति कौन था? एक अफगानी था जिसका नाम था महमूद लोदी। इस युद्ध में महमूद लोदी हार गया। बाबर युद्ध नहीं हार रहा है। न बाबर ने पानीपत हारा, न बाबर ने खानवा हारा, न बाबर ने चंदेरी हारा, न बाबर ने घाघरा हारा। बाबर ने क्या किया? सभी को अब तक क्या किया है? हराया है। ठीक है, इसके बाद आप लोग याद रख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए थोड़ा और। मुगलों की दरबारी भाषा, मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? तो मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? इनकी दरबार में जो भाषा प्रयोग की जाती थी वो फारसी भाषा प्रयोग की जाती थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, और उस आत्मकथा का नाम क्या था? तो याद रख लीजिए, उस आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या था? तुजुक ए बाबरी। और तुजुक ए बाबरी की जो भाषा थी दोस्तों, वो भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा। कौन सी भाषा थी? तुर्की भाषा थी तुजुक ए बाबरी की। दूसरा, अब्दुल रहीम ने, किसने? अब्दुल रहीम ने इसका फारसी में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? फारसी में इसका अनुवाद किया है। और वो किसने किया है? अब्दुल रहीम ने किया है। किसका? तुजुक ए बाबरी का। क्लियर? आगे और बाबर के चार पुत्र थे। ठीक है, पहला सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था हुमायूं। एक बाबर का पुत्र था कामरान। तीसरा बाबर का पुत्र था जिसका नाम था अस्करी। और एक और पुत्र था बाबर का जिसका नाम था हिंदाल। कितने पुत्र थे? चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। पुत्री जिसका नाम था गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? हुमायूं नामा लिखा। अब हुमायूं नामा है क्या?
तो हुमायूं जो नामा है वह क्या है? आत्मकथा ऑफ बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, यानी यह क्या है? हुमायूं की आत्मकथा जो किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, आगे। बाबर को दो बार दफनाया गया। बाबर को दो बार दफनाया गया। बाबर बरीड ट्वाइस। ठीक है, फर्स्ट टाइम पहली बार आराम बाग, और आराम बाग कहां पे है? आगरा में। सेकंड टाइम दूसरी बार काबुल। बाबर की मृत्यु आराम बाग आगरा में हुई। बाबर को आगरा में दफना दिया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी में लिखा था कि मेरी इच्छा है मेरे मरने के बाद मुझे काबुल में दफनाया जाए। इसीलिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम जाट। राजा राम जाट बाबर को आरामबाग आगरा से निकाल के ले जाता और बाबर को फिर कहां दफनाया गया? काबुल में। तो देख लीजिए, काबुल में बाबर का मकबरा है। ठीक है, यह पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहां पे है, तो कहां पे है? काबुल में। ठीक है, बाबर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी समस्या है, जो प्रश्न समझ में ना आया हो, क्लियर ना हुआ हो, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न को समाधान करने की कोशिश की जाएगी, जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा हुमायूं। जय हिंद, जय भारत।